चलो ये टॉपिक था। चलो ऑनलाइन वॉइस क्लियर है क्या बताओ तो। सबसे पहले 1857 से हमको चलना था 70। 70 से 99। इसके बाद सीधे कहाँ? 1800। एक डेट और लिख ले रहे हो यहाँ, 1885। एक और डेट डाल ले रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ना। 1885 भी डाल लेना है। 1885। 1885 के बाद 1894। ठीक है। 1900, 1901, 5, 6, 7, 1908, 1909, 1910। ठीक है। फिर 1912 के बाद 13। 1916। 17 के बाद 1918। 1920 से 22। ठीक। फिर 1923। 1924। 1925। तीस। 30 के बाद ये लिख देते हैं 1931। 32। 33। बाद 35। 33 के बाद 35। के बाद 37। 1938। 1939। 40। 40 के बाद 1941।
1942, 44, 46, 43, फिर लास्ट। चलो कौन बताएगा आगे? हाँ, अब बता लो। चलो डाइट लिख दिया हूँ। चलो, वर्षा बताएगी, रुक जा। हाँ, चलो। सबसे पहले संस्थाएं। हाँ, बताते जाओ। देखो यहां सबसे पहले संस्थाएं, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन कौन सी संस्थाएं बनेगी जो कि 1857 से 70 और 70 के बाद 99 में, ठीक है। मंडे, कल तो आप लोगों का टेस्ट, मंडे से सारा चीज पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग को जो जो बता रहे हैं एक बार और रिवाइज करके याद करके आना है। 1885 में कांग्रेस को याद रखना है। किसको याद रखना है? कांग्रेस को। चलो मैं बताते भी चल रहा हूँ, लिखते भी चलो, याद करते भी चलो और समझते भी चलो, ठीक है। ऑनलाइन ध्यान देते चलना है। तो 1857 से 70 से 99 में संस्थाएं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो 1899 से पहले बने, 1870 बने, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग संस्थाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमको पढ़ना है कांग्रेस। 1885 में क्या पढ़ना है? ठीक है, कांग्रेस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। कांग्रेस का गठन जो है वो 28 दिसंबर 1885 में होगा। कब? ठीक है, लिखो मत हो, हाँ, अभी सिर्फ समझो। लिखेंगे पढ़ेंगे हम लोग मंडे से प्रॉपर सिस्टम से, ठीक है, एक एक चीज पूरा डिटेल। ठीक। कांग्रेस का गठन कब होगा? तो 28 दिसंबर 1885। वायसराय रहेगा लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कांग्रेस का गठन जो है, ए ओ ह्यूम संस्थापक इसके, कौन? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम, वो इसके फाउंडर रहेंगे कांग्रेस के। और कांग्रेस को ये बोला जाएगा कि कांग्रेस का सम्मेलन होगा, ठीक है, हर साल। अब इस कांग्रेस का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको मैं उस दिन बताऊंगा, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में इसकी स्थापना होगी, ठीक। हमको छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाएगा कि देखो कांग्रेस का सम्मेलन 3 स्तर पर हुआ करता था। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल के नेताओं का सम्मेलन, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर या राज्य स्तर पर सम्मेलन, और तीसरा सम्मेलन होता था तहसील स्तर पर। तो हमको कांग्रेस के तीनों सम्मेलन या अधिवेशन हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आएगा। तो अलग से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही अलग से पढ़ेंगे एक दिन, समझ आ रहा है? 1 से 2 से 3 दिन का क्लास हमको सिर्फ कांग्रेस में ही लगेगा। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस में। मेंस में तो खास कर आएगा ही, ठीक। समझ आ रहा है? तो हमको क्या पढ़ना है, बस मैं ये बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूं अभी। तो कांग्रेस का सम्मेलन होगा, ठीक। 3 स्तर पर होगा सम्मेलन, एक राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांत स्तर पर, तहसील स्तर पर, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा वो छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे लोग इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से सम्मेलन में कौन छत्तीसगढ़ का व्यक्ति शामिल हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं? प्रांत स्तर पर पूछा जाएगा कि कौन कौन सी घटनाएं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में प्रांतीय स्तर, उस समय तो वो मध्य प्रांत एवं बरार था, तो नागपुर, जबलपुर और रायपुर 3 जगह सम्मेलन होता था। कहाँ कहाँ? नागपुर, जबलपुर और रायपुर में, ठीक है। तो रायपुर का 1907 का सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का, 7 का प्रांतीय अधिवेशन। उसके बाद तहसील स्तर पर सम्मेलन होगा जो कि धमतरी में विशेषकर होगा। कहाँ? धमतरी में। तो ये सारा हमको कांग्रेस पढ़ना है। इस सम्मेलन में क्या क्या होगा,
कौन इसमें शामिल होंगे, और 1907 का तो स्पेशली पढ़ना है। समझ आ रहा है? उसके बाद 1894 में क्या बताया था? 1894 में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ेगा, जिसके कारण वुडवर्थ नाम के एक व्यक्ति को याद रखना है। क्या? ये छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, ठीक है? तो ये वुडवर्थ को नहीं भूलना है, डिटेल इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो अकाल और वुडवर्थ एक साथ याद रखना। कब? 1894 में। 1885 में क्या बताया? कांग्रेस का 3 स्तर पर सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर, ठीक। उसके बाद 1900 में आपको 2 चीजें बताया था। छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला समाचार पत्र का क्या नाम? छत्तीसगढ़ मित्र को याद रखना। माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर। कौन कौन? माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर इसके संस्थापक। छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, याद रखना है। स्पेशली ये एक मासिक पत्रिका थी, मतलब महीने में एक बार आता था, ठीक। मासिक पत्रिका महीने में एक बार आएगा, ठीक है। हमको 3 तरीके का पत्रिका पढ़ना है, मासिक पढ़ना है, साप्ताहिक पढ़ना है और दैनिक। तीनों को स्पेशली याद रखना है। समझ आ रहा है? तो मासिक में कौन हो गया? मासिक पत्रिका महीने में एक बार आएगा, ठीक है। कौन कौन? माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर। मित्र माधव मासिक याद रखना। मित्र माधव मासिक, मित्र से छत्तीसगढ़ मित्र, माधव से माधवराव सप्रे और मासिक, ठीक है, महीने में एक बार आएगा। बन जाएगा। साथ ही साथ यही मैं आपको सरस्वती बताया था, सरस्वती पत्रिका आपको याद रखना है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा निकाला गया है सरस्वती पत्रिका, याद रखना है। किनके द्वारा? याद रखना है। फिर 1900 में मैं आपको टोकरी बताया था। टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ की पहली कहानी माधवराव सप्रे द्वारा ही लिखी गई है। क्या नाम? अरे इसका क्या नाम? टोकरी भर मिट्टी याद रखना है, बनेगा। छत्तीसगढ़ की पहली कहानी है ये। कौन लिखा है? और कहानी क्या नाम? याद रहेगा? कब की बात कर रहे हैं? 1905 में क्या होगा? बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी जाएगी। बंगाल प्रांत में बताया था, बहुत बड़ा प्रांत था, है ना? तो बंगाल प्रांत अंग्रेज लोग गवर्नेंस नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से, जिसके कारण क्या हो गया कि इन लोगों ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी कि हम बंगाल को 2 हिस्से में बांटेंगे। किस आधार पे? भाषा के आधार पर। याद आ रहा है? तब और भाषा के आधार पर जब बांटा जाएगा तो इसी समय हमको छत्तीसगढ़ का अपना नक्शा भी मिलेगा। याद आ रहा है? छत्तीसगढ़ का नक्शा कब मिला हमको? 1905 में। सुने होंगे नाम, बंगाल का विभाजन के साथ सीजी का मैप याद रखना है। तो भारत में क्या होगा? इस बंगाल के विभाजन को रद्द करने की मांग उठेगी। बोले नहीं, बंगाल का विभाजन नहीं करना है। अंग्रेज लोगों का बंगाल के विभाजन करने के पीछे एक कारण ये भी था, भाषा को उन लोग आधार बनाया। भाषा को इसलिए आधार बनाया गया क्योंकि हिंदू और मुस्लिम को वो तोड़ना चाहते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? अधिकांश बंगाल की जो जनता है, हिंदी हिंदू लोग ही बोलते थे, और बाकी लोग वहाँ जो है, जैसे बांग्लादेश वाला, उन लोग सब उर्दू बोलते थे। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम को भी अलग करने की बात इन लोग कर रहे थे, चाह रहे थे। तो उसी बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलेगा। बंगाल के विभाजन को भंग किया जाए, इसलिए क्या चलेगा? बंग भंग आंदोलन। और इस बंग भंग आंदोलन में विशेष रूप से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की जाएगी। स्वदेशी आंदोलन भी चलेगा। ही स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो इस तरीके से याद रखना, बंगाल का विभाजन छत्तीसगढ़ का मैप हो जाएगा, साथ ही साथ बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी बनेगा। तो ये हमको पढ़ना है। बंग भंग आंदोलन में छत्तीसगढ़ में
विशेष रूप से बंग भंग आंदोलन में एक व्यक्ति का नाम बार बार एग्जाम में ताराचंद को याद रखना है, आगे बताऊंगा। और ठीक है, स्वदेशी आंदोलन याद रखना है, बनेगा। 1906 में आ जाएंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा समित्र मंडल नामक संस्था बनाई जाएगी। इनके द्वारा समित्र मंडल, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। 1907 में आपको मैं बताया था कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, 1906 में तो कांग्रेस का गठन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 1906 में मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ कांग्रेस बताया हूँ, मतलब कांग्रेस की एक शाखा जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शाखा स्थापित, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना करने वाले सीएम ठक्कर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना कौन करेंगे? सीएम ठक्कर के द्वारा स्थापना की जाएगी। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी पहले छत्तीसगढ़िया जो कांग्रेस का सदस्यता लेंगे। पहले छत्तीसगढ़िया कांग्रेसी कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा को याद रखना है, बनेगा। फिर 1907 याद रखना है। 1907 में आपको 3 चीजें याद रखनी। कांग्रेस का अधिवेशन होगा सूरत में, जो कि राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा। ठीक है, इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में क्या होगा कि कांग्रेस के लोगों में मतभेद हो जाएगा और कांग्रेस जो है वो 2 दलों में ही विभाजित हो जाएगी। एक को बोलेंगे गरम दल और एक को बोलेंगे नरम दल। तो गरम दल नरम दल में कब बटा कांग्रेस? किस अधिवेशन में? कहाँ के अधिवेशन में? सूरत के अधिवेशन में। ठीक, कब होगा सूरत का अधिवेशन? उसी समय इस सूरत के अधिवेशन होने से पहले रायपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन होगा। सूरत के अधिवेशन से पहले ना रायपुर का प्रांतीय अधिवेशन होता है। इस प्रांतीय अधिवेशन में क्या होगा कि इस अधिवेशन की शुरुआत दादा साहब खपरडे ये बोलेंगे कि इस अधिवेशन की शुरुआत अगर होगा तो वंदे मातरम गीत से ही होगा। किससे होगा? वंदे मातरम गीत को लेकर के याद रखना है। हम लोग इस अधिवेशन की शुरुआत तभी करेंगे जब वंदे मातरम गीत सब लोग गाएंगे। लेकिन हरि सिंह गौर और शिवराम मुंजे उस जमाने में जो वंदे मातरम गीत गाता था उसको जेल हो जाया करता था, तो इन लोग बोले नहीं नहीं वंदे मातरम गीत नहीं होना चाहिए करके। लेकिन दादा साहब खपरडे जी नहीं अड़ गए कि वंदे मातरम गीत से ही सभा को शुरू किया जाएगा। ठीक, जिसको लेकर के फिर कांग्रेस में रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में बहस हो जाता है। रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में बहस हो गया। अब क्या किया जाए? तो समझाया जाता है लोगों को कि दादा साहब खपड़े पंडित रविशंकर शुक्ल जी समझाते हैं कि अरे वंदे मातरम गीत से ही शुरुआत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, उन लोग मान भी जाते हैं, हरि सिंह गौर और केलकर लोग कुछ समय बाद। लेकिन दादा साहब खपड़े थोड़ा गर्म दिमाग वाले व्यक्ति थे, वो मैं जा रहा हूं करके निकल जाते हैं। सम्मेलन होते रहेगा रायपुर के टाउन हॉल में। टाउन हॉल देखो, रायपुर का टाउन हॉल घड़ी चौक के पास। ठीक है, वहां से निकल जाएंगे गुस्से गुस्से में एकदम। उसके पीछे पीछे उनके सहमति साथ देने वाले उसके चेले लोग भी निकल जाते हैं। वहां से आने के बाद तात्यापारा देखो, तात्यापारा वहां पास हनुमान मंदिर है, यशवंत हॉस्पिटल के बाजू में। वो हनुमान मंदिर के सामने आकर के सभा को संबोधित करेंगे, पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, वंदे मातरम गीत होगा और सभा को संबोधित करेंगे और बहिष्कार और स्वदेशी के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से सूरत की फूट से, मतलब सूरत में गरम नरम दल के विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ में क्या हो गया था? गरम नरम दल अलग हो चुका था। समझ आ रहा है कि नहीं? वहां बाद में होगा राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन पहले ही छत्तीसगढ़ में गरम नरम दल लोग अलग हो गए थे। किस चीज को लेकर के? वंदे मातरम गीत को लेकर के। ठीक है, याद रहेगा। सूरत रायपुर फिर छात्र हड़ताल बताया हूँ।
पहली बार ऐसा होगा कि किसी छात्रों के द्वारा पहली बार हड़ताल किया जाएगा। 50 बार पूछा है कहाँ के स्कूल के छात्र लोग पहली बार हड़ताल किए, तो राजनांदगांव हाई स्कूल के छात्र को याद रखना है। राजनांदगांव शासकीय हाई स्कूल के छात्रों के द्वारा पहली बार क्या किया जाएगा, छात्रों के द्वारा हड़ताल किया जाएगा। स्पेशली राजनांदगांव हाई स्कूल को याद रखना है। किसको याद रखना है? राजनांदगांव हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक बन जाएगा। तो ये तीन चीज 1907 में। फिर 1908 में मैं आपको क्या बताया था? हिंद केसरी याद रखना है। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक को याद रखना है। किनको याद रखना है? बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? नेशनल लेवल के नेता है एक, ठीक है। ये क्या करेंगे कि इनकी एक समाचार पत्र जिसका नाम केसरी, क्या नाम? केसरी नामक समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया था। इनके द्वारा क्या नाम से? केसरी नाम से। बाल गंगाधर तिलक निकाल रहे हैं किस नाम से? केसरी नाम से। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और ये जो केसरी नामक समाचार पत्र वो निकाल रहे हैं, समझ आ रहा है? कौन सा? केसरी नामक समाचार पत्र जो निकाल रहे हैं वो मराठी भाषा में है। किस भाषा में? मराठी भाषा में याद रखना है। किस भाषा में? मराठी भाषा में याद रखना है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका क्या कर देते हैं, हिंदी में अनुवाद कर देंगे। माधवराव सप्रे जी किस नाम से हिंदी में अनुवाद कर देंगे? हिंद केसरी नाम से इसका अनुवाद कर देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? केसरी नामक समाचार पत्र जो कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में लिखा है। देखो बाल गंगाधर तिलक ने दो लिखा है, एक तो केसरी और दूसरा मराठा। समझ आ रहा है? केसरी मराठी में है और मराठा जो है हिंदी में है, इस तरीके उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है। तो केसरी नामक समाचार पत्र जो किस में लिखा गया है, उसका माधवराव सप्रे ने क्या कर दिया, हिंदी में अनुवाद कर दिया। एक सेकंड, बार बार कॉल आ रहा है। हेलो, ठीक है। हिंद केसरी नाम से इसको पब्लिश कर दिए कौन? माधवराव सप्रे जी। ठीक है। और हिंद केसरी में कुछ लेख लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे कि बम गोले का रहस्य, क्या? जैसे कि भारत में ब्रिटिश राज, क्या? ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है। देश की दुर्दशा, ये छोटा छोटा आर्टिकल उसमें लिखा हुआ था, जो जिसको पढ़ने से कोई भी व्यक्ति, अगर सामान्य व्यक्ति पढ़ता तो अंग्रेजों के खिलाफ उसके मन में भावना आ जाता कि नहीं अंग्रेजों को भारत से हटाना, इस टाइप का। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसी कारण से इन लोग क्या करेंगे, अंग्रेज लोग माधवराव सप्रे को गिरफ्तार कर लेते और जेल में डाल देंगे। याद रखना स्पेशली। हिंद केसरी किनकी रचना? माधवराव सप्रे का। केसरी किनकी रचना? बाल गंगाधर तिलक। केसरी किस भाषा में? मराठी। जिसका हिंदी में ट्रांसलेट कौन करेंगे, किस नाम से करेंगे? इसमें तीन चीजें याद रखना है। ये उपाय टिकाऊ नहीं है, आर्टिकल का नाम, ठीक है। देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य। क्या क्या? बम गोले का रहस्य, ये उपाय टिकाऊ नहीं है और देश की दुर्दशा, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल देंगे, ठीक। कब डालते हैं सर, कहाँ रखते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। अभी बस ये छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूं उसको याद रखना है। फिर 1909 में सरस्वती पुस्तिका बनेगा। सरस्वती पुस्तिका कहाँ बनेगा, तो राजनांदगांव में। कहाँ बनेगा?
सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल। कौन? प्यारेलाल जी के द्वारा। तो ये याद रखना है। बनेगा। फिर 1910 में ठाकुर प्यारेलाल जी के ही द्वारा, ठीक है, 10 प्यारे बंधु बोला हूं, ठीक है, राष्ट्रबंधु नामक समाचार पत्र निकलेगा। राष्ट्रबंधु, राष्ट्रबंधु नामक समाचार पत्र किनके द्वारा निकाला गया? 1910 में 10 प्यारे बंधु प्यारेलाल जी के द्वारा राष्ट्रबंधु नामक समाचार पत्रिका निकाला जाएगा। तो 1910 तक याद रखना है इतना। समझ आ रहा है क्या क्या कहानी हो रहा है? बन जाएगा। थोड़ा कल उस दिन बताए थे उससे थोड़ा सा और डिटेल आगे चल रहा है, फिर इससे और डिटेल और आगे चलेंगे। फिर 1912 में रायपुर में कहा? रायपुर के बैरन बाजार में कहा? कान्यकुब्ज नामक सभा, कान्यकुब्ज सभा की स्थापना करेंगे। कान्यकुब्ज, पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन? याद रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा कान्यकुब्ज सभा की स्थापना कब? 13 में पहली बार ऐसा होगा कि मध्य प्रांत में नगर पालिका चुनाव होगा। नगर पालिका, 13 नगर पालिका याद रखना है। 13 में नगर पालिका चुनाव, पहली बार एक व्यक्ति जिसका नाम नथमल मुनीम। क्या नाम? न से नगर पालिका, न से नथमल मुनीम। पहली बार नगर पालिका का चुनाव छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से कोई व्यक्ति चुन करके आएगा। नथमल मुनीम। क्या नाम? नगर पालिका, ठीक है। 15 में ऐसा होगा कि माल गुजारों का बहुत बड़े, वही रायपुर के टाउन हॉल में ही, कहा, हजारों माल गुजार लोग यहाँ सम्मेलन में आएंगे। माल गुजार लोग जो कर वगैरह जो है उस कर को कम करने के लिए सम्मेलन करेंगे, ठीक है। तो रायपुर में माल गुजारों का सम्मेलन होगा। फिर 1916 में देखो क्या था, भारत देश में बहुत लंबे समय तक गुलामी चल रहा है, भारत के लोग गुलाम हैं। लगभग मान करके चलो 1700 में, कब? 1717 के आसपास मान करके चलिए, भारत भारत जो है वो ऑफिशियली गुलाम हो गया, समझ लो। फर्रुख सियर नाम का एक व्यक्ति है, राजा, उसी के शासनकाल में उसने कर मुक्त शासन करने दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी उसको, पहले क्या होता था कि अगर 1 रुपया वो कमा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 95 पैसा तो उसको टैक्स में लग जाता था, 5 पैसा उसके पास बचता था। समझ आ रहा है? लेकिन फर्रुख सियर नाम का एक व्यक्ति, राजा जो है, उसने क्या किया, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त शासन करने का अधिकार दे दिया, जिसके कारण क्या होगा कि अब पूरा 1 रुपया किसके जेब में जा रहा है, और किसी भी प्रकार का टैक्स राजा को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये होता गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजा से ज्यादा पैसा हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसका ध्यान अब प्रशासन की ओर, कि जिस मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं राज करूंगा, इस तरीके से उसके मन में राज करने का सपना उठने लगा। फिर पलासी का युद्ध होगा सन 1757 में, और फिर बक्सर का युद्ध होगा सन 1764 में। इस तरीके से पलासी और बक्सर के युद्ध में जो भारत के जो प्रमुख राजा हैं उन लोग हारेंगे, और इस तरीके से भारत जो है वो गुलाम हो जाएगा। उस दिन से ब्रिटिश शासन ही भारत में राज करेगा। अब इतने लंबे समय से भारत के लोग गुलाम हैं, तो भारतीयों को ये लगने लगा कि अब अंग्रेज ही रहेंगे तभी हम भारतीय लोग या भारत में प्रशासन हो पाएगा, मतलब भारत सही तरीके से अंग्रेज ही चला सकते हैं, भारतीय लोग नहीं चला सकते। ये उनके मन में, गुलाम, लंबे समय से आदमी को गुलामी का आदत हो जाता है तो उनको अगला व्यक्ति भगवान ही दिखता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या किया जाए, भारतीय लोग तो ये सोच रहे हैं कि भारतीय लोग प्रशासन ही नहीं कर सकते,
अब तो हम अंग्रेज रहेंगे तभी हम जिंदा रह सकते हैं, ऐसा मन में उनके आ गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ये देखते हैं कि आयरलैंड में, कहा, आयरलैंड की एक महिला जिसका नाम एनी बिसेंट, क्या नाम, उस एनी बिसेंट के द्वारा आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। होम रूल का मतलब यह होता है, होम का मतलब होता है घर, और रूल का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, नियम कानून। जब अपने ही घर में प्रशासन करने की बात सीखी जाए या अपने ही घर में प्रशासन करना बताया जाए तो उसी को होम रूल बोलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने मिल करके भारत में भी क्या चलाएंगे, होम रूल आंदोलन, जिसमें भारत के प्रमुख या राजनेताओं को या लोगों को ये बताया जाएगा इस आंदोलन के तहत कि नहीं, भारतीय लोग भी चाहे तो प्रशासन कर सकते हैं, अंग्रेजों को अपने घर पर प्रशासन कर सकते, अपने घर का मतलब भारत में, भारत में प्रशासन कर सकते हैं, हमको किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की आवश्यकता हमको नहीं है। पहले तो दिमाग से फ्री होना है ना, तब तो आप फ्री हो गए, नहीं तो लोग दिमाग से फ्री नहीं थे, समझ आ रहा है। और इस तरीके से होम रूल आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो अब भारत में दो लोगों का नाम ले रहा हूं मैं, होम रूल आंदोलन में, किसका किसका, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का। तो मध्य प्रांत में एनी बेसेंट कभी नहीं आएगी, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल चलेगा। किनका, बाल गंगाधर तिलक छत्तीसगढ़ आएंगे और यहां होम रूल लीग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। और होम रूल लीग का सम्मेलन कब हो जाएगा, तो आपको याद रखना है होम रूल लीग कहाँ कहाँ बना, कहाँ कहाँ सम्मेलन हुआ, कि किस किस व्यक्ति लोग ने होम रूल लीग को आगे बढ़ाया, छत्तीसगढ़ में किसका प्रभाव था। तो ये सब याद रखना। होम रूल लीग का सम्मेलन रायपुर में होगा, क्योंकि रायपुर ही मुख्यालय रहता है। विशेष रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम इसमें याद रखेंगे। ठीक, और भी लोग हैं, आगे चलेंगे। 1919, फिर 1919 में क्या होगा, अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया जाएगा। इस कानून के तहत, इस कानून को बोला जाएगा रोलेक्ट एक्ट। क्या बोला जाएगा, ये रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिस कानून के तहत कोई भी ऐसा भारतीय व्यक्ति जिस जो क्रांतिकारी घटनाओं में सिर्फ शामिल है, ऐसा आशंका भी है, शक भी है अगर, तो उस व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। समझ आ रहा है कि नहीं, मान लो शक है, एविडेंस की जरूरत नहीं है, शक भी है तो उसको क्या कर देंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। और जो व्यक्ति को जेल में डाला गया है उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अपील करने का, अपील या कोर्ट में, न्यायालय में अपील करने का, वकील रखने का और दलील देने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी बोला गया इसको। और पूरे भारत देश में इस कानून का विरोध किया जाएगा और इस कानून को काला कानून कह करके बुलाया जाएगा। समझ आ रहा है, भारत देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इस काले कानून को का विरोध किया जाएगा। काले कपड़े पहन करके इसका विरोध करेंगे। समझ आ रहा है, रोलेक्ट एक्ट का, इसी रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जा रहा था तो जलियांवाला बाग हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध किया जाएगा, कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ काले कपड़े पहन करके विरोध किया, इसको हमको पूछा जाएगा। ठीक, फिर 1920 में आपको मैं क्या बताया, सबसे पहले राजिम के किसानों के द्वारा एक सभा बुलाई जाएगी, सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है, फिर खिलाफत, खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या था सर, तो खिलाफत आंदोलन में क्या होगा कि इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध।
तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, मुस्लिम धर्म के प्रमुख गुरु जिसको खलीफा बोला जाता था, क्या, मुस्लिमों के धर्म गुरु जिसको, जैसे हम लोग शंकराचार्य बोलते हैं ना, आचार्य बोलते हैं, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य हिंदू धर्म के, उसी तरीके से उन लोग खलीफा बोलते थे। और एक खलीफा जो है वो टर्की में बैठते थे, तुर्की बोलते हैं, टर्की, समझ रहे हो, वहां ये बैठते थे मेन गुरु। अंग्रेजों ने क्या किया, इनके गुरु को जाकर के मार दिया और मार करके उनको गद्दी से हटा दिया, जिसके कारण पूरे विश्व में, साथ ही साथ भारत देश के मुस्लिम धर्म को बहुत ज्यादा दुख हुआ। समझ आ रहा है। लेकिन मुस्लिमों की बात थी, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मुस्लिम धर्म के गुरु को सम्मान और उसकी पोजीशन को वापस दिलाने के लिए भारत देश में खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी शुरू करेंगे। कौन कर रहा है, हिंदू व्यक्ति कर रहा है। किस लिए कर रहा है, मुस्लिमों के धर्म गुरु को वापस सम्मान दिलाने के लिए। कर कौन रहा है, और इधर महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे, याद रखना है। और इस जैसे ही खिलाफत आंदोलन शुरू होगा, पूरे भारत देश में हिंदू और मुस्लिम लोग एक भी होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, याद रखना है इसमें। तो छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल को याद रखना है। क्या नाम, पंडित रविशंकर शुक्ल, खिलाफत आंदोलन में याद रखना है, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल एक स्टेटमेंट देंगे कि हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं हैं, आज के बाद हम लोग सब के सब भारतीय हैं। इस तरीके से बनेगा खिलाफत आंदोलन। समझ आया क्या है खिलाफत आंदोलन। अभी डिटेल और बताऊंगा, अभी बस मैं आप लोग को पढ़ना क्या है ये बता रहा हूँ, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, खिलाफत आंदोलन शुरू होगा। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद इस जो धर्म गुरु का जो खलीफा वाला पद को ही हटा देते हैं और ये खिलाफत आंदोलन बंद हो जाता है, ठीक। फिर आ जाएंगे कहाँ, बीएनसी। छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल राजनांदगांव में बताया हूँ। इस बीएनसी मिल में मजदूर लोग क्या करेंगे, 3 बार हड़ताल करेंगे, 1920, 24, 37, 1920, 24, 37, 20, 24 और 37, 1920, 24 और 37, 3 बार इन लोग मजदूर लोग हड़ताल करेंगे। ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में हड़ताल होगा। कहाँ होगा, तो राजनांदगांव में स्थित बीएनसी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में, याद रखना है, ठीक है। बनेगा। किस कारण से हुआ था, क्या है, उसको आगे बताऊंगा। पहली बार जब 1920 में हुआ तो वीवी गिरी को आना पड़ा था, किनको, और वो भारतीयों के हक में या मजदूरों के हक में फैसला सुनाएंगे, ठीक। चलो, बीएनसी के बाद कंडेल नहर सत्याग्रह याद रखना है। कंडेल नहर सत्याग्रह आपका छत्तीसगढ़ का पहला नहर सत्याग्रह याद रखना है, छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह याद रखना है, ठीक है। बनेगा। कंडेल नाम के गांव में आपका नहर को लेकर के, नहर के पानी पर जुर्माना लगा दिया जा रहा है, जिसके विरोध में क्या होगा, कंडेल नहर सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधी जी छत्तीसगढ़ आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही अंग्रेज लोग इस कंडेल नहर सत्याग्रह में लगाए गए जुर्माने को बंद कर देंगे, और ये पहला सफल सत्याग्रह, ठीक है। तो गांधी जी पहली बार कब आएंगे छत्तीसगढ़, 1920, 20 दिसंबर 1920 को याद रखना है। इस कब को, डेट को याद रखना है, 20 दिसंबर 1900, गांधी जी फर्स्ट पहली बार आएंगे। आने के बाद कहाँ कहाँ गए, ठीक, कहाँ भाषण दिए, क्या क्या किए, सारा चीज उसको पढ़ना है अपने को। मेंस में भी पूछा जाता है कि गांधी जी के प्रवास, प्रथम प्रवास और द्वितीय प्रवास 2 बार आएंगे। एक बार गांधी रिटर्न्स बताया 33 में, ठीक है, तो 2 बार आएंगे। तो पहली बार आएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या है, सब पूछेगा। उनके गाड़ी कौन चला रहा था भी पूछा है, ठीक। समझ आ रहा है। कंडेल गांधी जी, अच्छा, गांधी जी आने के बाद छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन को शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में गांधी जी के आगमन के साथ ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन समझ आ रहा है क्या, बनेगा। तो ये आपको कहाँ तक, 1922 तक याद रखना है। समझ आ रहा है कि नहीं, एक और रिव्यू, एक और रिव्यू आपको समझना है पूरा इसको, और एकदम जैसे बता रहा हूँ वैसे ही नोट कर लेना है, ठीक है। और इसको पूरा मंडे तक रट के आना है एक एक ठो,
फिर इसके अंदर और चलेंगे। ये अगर क्लास आज का याद है ना आप लोग को, तो आगे इजी लगेगा। समझ आ रहा है? एक के बाद एक के बाद एक घटना आपको इजी लगेगा। लेकिन यही याद नहीं है ना, तो फिर बाकी लोगों को तो पता ही नहीं रहता है सब सारा चीज सिस्टम से। समझ आ रहा है? चले आगे। 1923 में क्या होगा अब देखो। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने बोला कि किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंसा हो जाएगा, मार काट खून खराबा, तो मैं असहयोग आंदोलन बंद कर दूंगा। ठीक। ठीक है। तो चौरा चौरी कांड हो जाता है, जिसमें पुलिस थाने में, चौरा चौरी नाम के स्थान के पुलिस थाने में आग लगा देते हैं कुछ क्रांतिकारी लोग, और बहुत सारे पुलिस वाले जल करके मर जाते हैं। तो गांधी जी इससे दुखी होते हैं और असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। गांधी जी को बहुत सारे लोग समझाते हैं, बोले नहीं मत बंद करिए, मत बंद करिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन इतना सक्सेसफुल ये मूवमेंट था, सक्सेसफुल इवेंट था या सक्सेसफुल आंदोलन था। अंग्रेज लोग ये सोच लिए थे कि 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन में क्या किया गया, पूरे गांधी जी के द्वारा ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे उसके घर में सफाई भी क्यों न कर रहा हो अंग्रेजों के घर में, समझ आ रहा है, किसी भी प्रकार से कोई भी अगर व्यक्ति सहयोग कर रहा है, तत्काल प्रभाव से सहयोग करना बंद कर दो। तो अंग्रेज लोगों का पूरा सिस्टम हिल गया था, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो भारतीय लोग ही काम करते हैं छोटे छोटे पद में, है कि नहीं? अपन ब्रिटिश काल में पढ़े ही हैं, जितने भी छोटे छोटे पद में सारे लोग ब्रिटिश भारतीय लोग ही थे। तो ब्रिटिश लोग ये सोचे थे कि अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग 1924 में भारत को आजाद कर देंगे, सोचे। मतलब अगर असहयोग आंदोलन बंद नहीं होता तो हमारा भारत 1924 में ही आजाद हो जाता। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे लोग इससे नाराज हो जाएंगे गांधी जी से। ठीक है। और कांग्रेस जो है यहां से दो भागों में और बढ़ जाएगी। यहीं से स्वराज दल का गठन हो जाएगा। याद रखना है। ठीक है। स्वराज दल को याद रखना है। स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 याद रखना है। ठीक। अच्छा, असहयोग आंदोलन में बहुत सारा चीज हमको पढ़ना है कि जैसे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तो कौन व्यक्ति वकालत त्याग किया, कौन व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़ा, ठीक है, कौन व्यक्ति उपाधि त्याग किया, कौन कौन से जगह में कौन कौन व्यक्ति जुलूस में गिरफ्तार हुए, सारी चीजें पढ़ना है। तो असहयोग आंदोलन को पढ़ने में ही हमको 3 से 4 क्लास लगेगा। समझ आ रहा है? अभी मान करके चलो 1 महीने क्लास बचा है आप लोग का और इतिहास में, भले लग रहा होगा आपको इजी। समझ आ रहा है कि नहीं? और मेन चीज यही है, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा। समझ आ रहा है ना? मेंस में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर ही से आता है। पिछली बार तो जो आप लोग को बताया हूं, इस बार वाले में 15 नंबर में सोना खान का विद्रोह को पूछा है। समझ आ रहा है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज दल बन जाएगा। स्वराज के बाद झंडा, झंडा झंडा सत्याग्रह मनाया जाएगा। ठीक है, 1923 में ही झंडा सत्याग्रह में क्या किया जाएगा कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। पहले ना ब्रिटिश जो झंडा है उसको यूनियन जैक बोलते थे। ब्रिटिश झंडे को क्या बोलते थे? यूनियन जैक। और हमारा जो झंडा था वो कांग्रेस, जो तिरंगा झंडा था, आज वैसा नहीं था। उसमें बापूजी के बीच में चरखा हुआ करता था। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? अभी तो अशोक चक्र है। क्यों है अशोक चक्र ही, दूसरा कुछ क्यों नहीं? और जब वो चरखा था ही गांधी जी का इतना अच्छा, तो उसको बदल क्यों दिए? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो बताओ कोई जवाब। इंटरव्यू में पूछा है ये क्वेश्चन। जब गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं, जब नोट में उनका फोटो हो सकता है, तो उनका चरखा झंडे पे क्यों नहीं हो सकता?
ऐसा नहीं था। कांग्रेस के झंडे में देखो, जो कांग्रेस का झंडा था, तिरंगा झंडा के साथ उसमें क्या था? गांधी जी का चरखा था इसमें। फ्लैग का स्पेलिंग ठीक लिखा हूं ना? हाँ, ए आएगा क्या? झंडा ऐसा ऐसा चेंज होता गया। ठीक है, पहले कौन सा झंडा था? ये वाला, दिख रहा है? ठीक। एक झंडा ये भी दिख रहा है आपको, 1921। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या था? गांधी जी का ये अभी वाला जो झंडे की बात कर रहा हूँ, ये वाला, इसमें क्या था एक्चुअल में? इस झंडे को हटा इसलिए दिए क्योंकि पीछे से देखने पे वो चरखा जो है उल्टा दिखाई देता था। और अशोक चक्र को इधर से देखो चाहे उधर से, वो एक ही जैसा दिखता है। देखो अशोक चक्र, झंडे को कैसे भी देखो, पीछे से भी देखोगे चाहे सामने से देखोगे, वो एक ही दिखेगा। समझ आ रहा है? और ये गांधी जी का ये वाला चरखा वाला जो, या कांग्रेस का उस जमाने का झंडा जो है जिसमें चरखा था, वो क्या होता था? उल्टा दिखाई देता था पीछे से, इसलिए उसको बदल दिया गया। ठीक, याद रखना है इसको। तो अंग्रेज लोग हर एक सरकारी भवन के ऊपर ब्रिटिश फ्लैग लगाते थे, जिसको यूनियन जैक बोलते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा क्यों ना क्या किया जाए, झंडा सत्याग्रह मनाया जाए, या ठीक झंडा सत्याग्रह, जिसमें क्या किया जाएगा, उस ब्रिटिश झंडे को उतार करके, कैसे भी करके उस कांग्रेस के झंडे को फहराया जाएगा और गिरफ्तारी दी जाएगी। तो अलग अलग, जैसे रायपुर के टाउन हॉल में, जो सब टाउन हॉल का मतलब सरकारी बिल्डिंग है वो, यहाँ सब बिलासपुर के टाउन हॉल में, यहाँ सब यूनियन जैक फहरा था। तो इसको हटा करके ये लोग क्या करेंगे? तिरंगा झंडा फहराएंगे। ठीक है, बन जाएगा। तो कहाँ कहाँ कौन कौन किस व्यक्ति ने तिरंगा झंडा फहराया, इसको पूछा जाएगा, तो पढ़ेंगे इसको। फिर स्वराज झंडा काकीनाड़ा। 1923 में कांग्रेस का, 1923 में क्या होगा? कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो काकीनाड़ा में होना था। ठीक है, कहाँ होना था? काकीनाड़ा में होना था। काकीनाड़ा कहाँ है सर? तो आंध्र प्रदेश। काकीनाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और अभी तक मैं आप लोग को जहां तक पढ़ाया हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताया हूँ क्या जो बस्तर का हो? नहीं, सुकमा का हो। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन का स्वतंत्रता आंदोलन में ना पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा शामिल थे। जो पढ़े लिखे नहीं थे उन लोग को तो यही लगता था अंग्रेज लोग भगवान है टाइप। समझ आ रहा है? और दबे हुए थे, गुलाम थे, तो हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। तो काकीनाड़ा अधिवेशन जो कि आंध्र प्रदेश में होना था कांग्रेस का, तो छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से नारायण राव मेघावाले, कौन? ये नारायण राव मेघावाले ये योजना बनाते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, कि इस स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों को भी हम क्या करेंगे, बस्तर के लोगों को भी शामिल करें। बोलेंगे कि आप भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होइए। जिसके लिए वो योजना बनाते हैं, हम सब धमतरी में इकट्ठा होंगे, कहाँ? और NH-30 पकड़ करके नीचे काकीनाड़ा तक हम पैदल, या पैदल जाएंगे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने। कैसे जाएंगे? पैदल। और जो जो रास्ते में हमको मिलते जाएगा व्यक्तियों को, उनको गांधी जी के बारे में बताते जाना है, पर्चा बांटते जाना है, और नारा लगाते जाना है गांधी जी की जय, इस टाइप का। समझ आ रहा है? तो काकीनाड़ा अधिवेशन याद रखना, इसको पूछा है काकीनाड़ा कहाँ है, और इसके नेतृत्व करता कौन?
नारा लगाते गए ऐसा याद रखना है, नारा लगाते गए तो नारायण राव मेघावाले, ऐसा याद रखना है। काकीनाड़ा कैसे गए, नारा लगाते। ठीक, बन जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद 1924 में क्रांतिकारी, स्पेशल एक क्रांतिकारी घटना हो जाएगा 1924 में। इसमें क्या होगा, जॉर्ज पंचम का एक पुतला लगा रहेगा रायपुर में। कहाँ, घड़ी चौक के पास। उस जॉर्ज पंचम को, उस जॉर्ज पंचम के पुतले में कालिक पोत दिया जाएगा। तो कौन व्यक्ति कालिक पोता है, इसको पूछा जाएगा एग्जाम में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक क्रांतिकारी घटना ये याद रखना है। साथ ही साथ क्या होता है, क्या होगा, जिस तरीके से अभी कवर्धम दंगा हो गया था ना, कवर्धा में क्या होगा कि मस्जिद के सामने क्या करेंगे लोग, डीजे बजा देंगे या बाजा बजा, आज तो डीजे बुक चक्कर में होता है, पहले बाजा बजा दिए, तो जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। तो कब क्या दंगा और सारा चीज को पढ़ेंगे इसमें। समझ आ रहा है? ठीक है। किस व्यक्ति ने कालिक पोता, इसको भी बताऊंगा आगे। तो ये हमको याद रखना है। फिर 1925 में क्या बताया हूं भाई, अछूतोद्धार, मोस्ट इंपॉर्टेंट अछूतोद्धार। पंडित सुंदरलाल शर्मा को याद रखना है। कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या करेंगे, पहले क्या छुआछूत बहुत ज्यादा था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई। आजादी के बाद भारत में शांति स्थापना के लिए अशोक चक्र, ये भी एक कारण है, बहुत सही जवाब। ठीक। तो 1925 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा अछूतोद्धार, छुआछूत बहुत ज्यादा था, तो जो छूत अछूत की भावना के कारण क्या होता था कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको क्या करते थे लोग, एक कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, मंदिर में जा नहीं सकते, कहीं बैठ उठ के खा नहीं सकते, विवाह नहीं कर सकते, हमेशा नीचे ही देख के चलना है, सर उठा नहीं सकते। समझ आ रहा है? मूवी वगैरह में भी देखे होगे, अगर शादी वगैरह भी हो रहा है तो घोड़ी में बैठ नहीं सकते, पैदल ही जाना है, इस टाइप का इन लोग का पूरा बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया, उनका अछूतों का उद्धार करने के लिए, यहाँ 1918 वाले में भी बताना था, ठीक है। 1918 में एक वो बताया हूँ, जनेऊ, जनेऊ है ना, ठीक है। उरांव, उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा एक विद्रोह किया जाएगा जिसको उरांव याद है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 1918 में पहली बार क्या किया जाएगा, उन अछूतों को जनेऊ पहनाया जाएगा। ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, जनेऊ पहनाया जाएगा, वहां से उनको बराबर में लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक। और 1925 में पहली बार मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अछूतों का मंदिर में प्रवेश नहीं होता था, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर याद रखना है, राजीव का, राजीव लोचन मंदिर में ना अछूत लोग बेचारे प्रवेश नहीं कर पाते थे, ठीक है। उनके देखने के लिए अलग से सीढ़ी बनाया, आज भी है वो सीढ़ी, ये देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो आज भी सीढ़ी है। ये अछूत छूत अछूत वाला वो सिस्टम चलता था, मंदिर में नहीं जा पाते थे, ये देखो। तो उन लोग क्या करते थे, यहाँ बाकी लोग यहाँ से अंदर, भगवान यहाँ पास है, राजीव लोचन मंदिर यहाँ से दिखेगा आपको सीधा, लेकिन उन लोग यहाँ से सीढ़ी से बाहर से देखते थे भगवान को। आज भी ये सीढ़ी है, जाग देख सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ चढ़ करके उन लोग बाहर से देखते थे, अंदर देख ही नहीं पाते थे। समझ आ रहा है? जिसके कारण गांधी जी ये सोचे, सॉरी पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन अछूतों का उद्धार करना है और इनको राजिम के राजीव लोचन मंदिर में, कहा, राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश करवाना है। लेकिन कट्टर हिंदू धर्म के लोग वहां खड़े थे, जिसके कारण राजीव लोचन में मंदिर में प्रवेश नहीं करवा पाए वो, लेकिन बाजू में स्थित राम मंदिर में प्रवेश करवा देते हैं। तो इस तरीके से अछूतोद्धार कार्यक्रम 1925 में किनके द्वारा, उससे पहले जनेऊ कार्यक्रम भी किनके द्वारा, 1918 और 1925 में, ठीक है। यहीं से कहानी जोड़ करके 1933 को भी याद रखना है। 1933 में गांधी जी आएंगे वापस, गांधी रिटर्न्स, गांधी जी वापस छत्तीसगढ़ आएंगे और 22 11 33, 22 में 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 33,
22/11/33, 22 नवंबर 1933 को दोबारा आएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? और इस बार जब उनके आने का मोटिव था गांधी जी का, वो अछूतोद्धार करने आ रहे थे। और अछूतोद्धार जो करने वो आ रहे हैं, उससे पहले कौन कर चुका है यहाँ? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी कर चुके हैं। बाद में पता चलता है अरे जो मैं करने आया हूँ इसको कब जमाने से कौन कर रहा है? सुंदरलाल शर्मा कर रहे हैं। तो जो गांधी जी क्या करेंगे, आएंगे और आने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रणी या गुरु बह बोल करके बुलाएंगे। आप तो मेरे गुरु निकले इसमें, इस तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं? तो याद रखना है। ठीक, बन जाएगा। फिर 1928 में यूथ लीग, जितने जी नवयुवक और नौजवान लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए यूथ लीग का गठन किया जाएगा, याद रखना। बनेगा। फिर 1930 में आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। क्या चलेगा? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया जाएगा। इनके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखो क्या होता था। गांधी जी की ना 11 सूत्री मांग थी, 11 ठो मांग था उनका। ठीक, इनको बोला गया कि अंग्रेज लोग, आप लोग भैया इस मेरी ये मांग को पूरी करो, नहीं करोगे तो मैं आंदोलन करूंगा, बोल करके उनकी जो मांगे थे उसको अंग्रेज लोग सुन ही नहीं रहे थे। आंदोलन करूंगा बोले लेकिन फिर भी नहीं सुने। तो गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ये बोलेंगे कि हमको अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाना है। ठीक, और वो ऐसे तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए छोटे मोटे कानून है, उस कानून को तोड़ना है। जिस तरीके से उन कानून हम तोड़ेंगे तो उनका ध्यान हमारी तरफ आएगा और हम वहां फिर अपनी मांगों को रखेंगे। और इस तरीके से उस जमाने में नमक बनाना गैर कानूनी था। ठीक है, गांधी जी क्या करेंगे, साबरमती से दांडी की यात्रा करेंगे और नमक बना करके नमक कानून तोड़ेंगे। और पूरे भारत के हर एक जगह में ये बोला जाएगा कि सारे लोग अपने अपने स्तर पर नमक कानून तोड़ो और अपनी मांगों को चिल्ला करके जोर से अंग्रेजों तक पहुंचाओ, स्वराज की मांग करो, इस तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? याद रखना। तो छत्तीसगढ़ में भी याद रखना, विशेष रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा जाएगा यहाँ। ठीक है, और अलग अलग जगह में अलग अलग व्यक्ति हैं। अभी पंडित रविशंकर को याद रखना है, बन जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, न कर दो आंदोलन, न कर दो और न पट्टा मत लो आंदोलन। पहले जमाने में जो जमीन है, जमीन का मालिकाना हक अंग्रेज लोग क्या करते थे कि हमारे ही भारतीय लोगों के जमीन को हम ही को दे रहे थे। ये लो तुम पट्टा और उसके बदले तो तुमको हमको कर देना पड़ेगा। तो ठाकुर प्यारेलाल जी ये बोले, हम ना तो हमको पट्टा चाहिए और ना हम टैक्स देंगे। इस तरीके से ना कर दो ना पट्टा मत लो आंदोलन किनके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, प्यारेलाल जी के, याद रख। ठीक, फिर आ जाएंगे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर जंगल सत्याग्रह होगा, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या करेंगे, जंगलों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देंगे। है कि नहीं? छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह तो 1922 में हो चुका था। ठीक है, 1922 में छत्तीसगढ़ का सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। 1930 में भी मैं आप लोग को बताया हूं, गबरू करके, पोड़ी मोह बना, गट्टा सिल्ली, पोड़ी मोह बना, रुद्री, लभरा, तमोरा, ये सब जंगल सत्याग्रह को पढ़ना है। ठीक, फिर क्या होगा देखो, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का ध्यान गया गांधी जी के ऊपर। ठीक, तो गांधी जी को उन लोग बुलाए गोलमेज नाम के जगह पर, मतलब वहां बुलाए, इंग्लैंड आप आइए और हम बैठ के बात करेंगे, गोल मेज में बैठ के बात करेंगे, आपकी जो जो मांगे हैं उसको बताइए, हम पूरी करेंगे। इस तरीके से गोल मेज सम्मेलन 3 बार होगा, 3 बार बुलाया जाएगा, 30, 31, 32 में। कब कब? 30, 31, 32 में। तो 30 वाले में तो गांधी जी नहीं जाएंगे।
वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलते रहेगा। फिर 31 में थोड़ी देर के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को पॉज करेंगे, बोलेंगे मैं आ रहा हूं बात करके, अगर बात सक्सेसफुल रहा हमारा जो सम्मेलन है, अगर कुछ रिजल्ट आता है तो हम आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अदरवाइज मैं आ रहा हूं वहां से, फिर हम आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। 11 सूत्री गांधी जी की मांगों को उस समय इरविन हुआ करता था, हो जा रहा है, बताया गया, लेकिन गांधी जी जो है, गांधी जी की इस 11 सूत्री मांगों को, मतलब अंग्रेज लोग की बात से गांधी जी सेटिस्फाई नहीं हुए, बोले आप लोग का कोई भरोसा नहीं है, नहीं कर सकते हम बात, वापस आ जाएंगे, तीसरी बार के गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे और यहाँ आकर के 1932 में वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्ले करेंगे। आगे चलो, समझ आ रहा है, बनेगा। तो ये गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब गए थे 1931 में, तो उनके साथ साथ कौन कौन गया था ये पूछेगा। छत्तीसगढ़ का कौन था जो गया था, समझ आ रहा है कि नहीं, याद रखना, बन जाएगा, बनेगा, याद रखना है। फिर क्या होगा 1932 में, गोंड जनजातियों के द्वारा विरोध किया जाएगा, जिसको गोंड विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1933 में गांधी जी आएंगे अछूतोद्धार के लिए, और पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बोलेंगे, ठीक है। फिर 1935 में क्या होगा भाई, उत्थान नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन, उत्थान नामक समाचार पत्रिका, उत्थान पत्रिका का प्रकाशन, आगे देखेंगे इसके बारे में, एक दिन से पत्रिका के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर 1937 में पहली बार क्या होगा, भारत देश में आम चुनाव होंगे। समझ आ रहा है, पहली बार आम चुनाव कब हुआ, 1937 में पहली बार चुनाव होगा भारत देश में। 1935 में भारत शासन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे, आया था क्या, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उस भारत शासन अधिनियम में चुनाव कराने की बात की गई थी, आम चुनाव, और उसी भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार आम चुनाव होंगे, जिसमें लगभग 11 प्रांत में चुनाव होगा। कितने, ठीक है, 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं बहुमत नहीं, 8 में जीतेंगे, सरकार बनेगी, 8 में से 6 पूर्ण बहुमत से और 2 जो है वो समर्थन से। समझ आ रहा है कि नहीं, कांग्रेस चुनाव जीतेगा, बहुत बड़ा पार्टी है, 11 में से कितने जीत, 8 जगह, 8 में से 6 पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और 2 जगह सहमति से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल 9 सीट रहेगा, 9 सीट पे चुनाव होगा पहली बार, आज 90 सीट है, लेकिन पहली बार कितने सीट थे, 9 विधानसभा सीट थे। उस 9 विधानसभा सीट में इकलौता ऐसा बिलासपुर का सीट जो है उसको बस हारा था कौन, कांग्रेस। ई राघवेंद्र राव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और कुंज बिहारी अग्निहोत्री को हरा देते हैं। समझ आ रहा है, तो एकमात्र इकलौता सीट, 9 सीट थे टोटल, उनमें से बिलासपुर का सीट बस को कांग्रेस हारेगी, बाकी सबको जीतेंगे। कौन कहां से चुनाव लड़के जीता इसको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बताऊंगा, पूरा मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे। 9 सीट में अगर जानना है तो मुंगेली एक सीट था, बिलासपुर था, कटघोरा और जांजगीर, 4 हुआ। कौन कौन सा, मुंगेली, बिलासपुर, कटघोरा, जांजगीर, दुर्ग, रायपुर, धरसींवा, सरायपाली और महासमुंद, 5 4 9, 9 सीट याद रखना, जिसमें से इकलौता सीट बिलासपुर को हारेंगे कांग्रेस वाले लोग, बनेगा, याद रखना है। तो अच्छा, इसमें कांग्रेस देखो क्या होता है, ध्यान से, 9 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से एक में हार हो रहा है, बाकी 8 में जीत रहे हैं कांग्रेस वाले लोग। समझ आ रहा है, लेकिन कांग्रेस वाले लोग क्या करते हैं कि उन लोग ये दबाव बनाते हैं, उनका ये कहना था हम सरकार तभी बनाएंगे जब राज्यपाल,
उस जमाने में गवर्नर जो होता था उसका नाम गोवेन करके एक गवर्नर थे। क्या नाम? गोवेन। उस गवर्नर को ये बोलते हैं कि आप हमको आश्वासन दीजिए कि हम जो मंत्रिमंडल बनाएंगे उस मंत्रिमंडल से हमसे बिना पूछे आप कोई काम नहीं करोगे। ऐसे कैसे होगा भाई? वो बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उन लोग बोलते ठीक है हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो सरकार निर्दलीय चुनाव कौन जीता है? ई राघवेंद्र राव। समझ आ रहा है ना? ई राघवेंद्र राव पहली बार मध्य प्रांत के सीएम बन करके आएंगे, मुख्यमंत्री। कौन? ई राघवेंद्र राव। 3 महीने तक रहेगी इनकी सरकार, क्योंकि जोड़ तोड़ से ले दे करके बना था। ठीक है। 3 माह बाद कांग्रेस इस सरकार को गिरा देगी और नारायण भास्कर खरे की सरकार बनेगी। पहले सीएम कौन? दूसरे कौन? नारायण भास्कर खरे। नारायण भास्कर खरे जब उनकी सरकार बनेगी तो 10 बार एग्जाम में पूछा है पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन सा विभाग दिया जाएगा? तो शिक्षा विभाग को याद रखना। एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे कौन? रविशंकर शुक्ल। उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के में आपसी मतभेद हो जाता है, जिसके कारण नारायण भास्कर खरे भी इस्तीफा दे देंगे और फिर छत्तीसगढ़ का पहला व्यक्ति जो सीएम बनेगा जिसका नाम पंडित रविशंकर शुक्ल। ये राघवेंद्र राव भी बिलासपुर क्षेत्र के ही रहते हैं, लेकिन उनको अल्पमत की सरकार रहती है, जल्दी गिर जाती है। ठीक है। और बहुमत वाली सरकार बनेगी पहली पंडित रविशंकर शुक्ल की। ठीक। फिर वो रहेंगे और उनके मंत्री रहेंगे और काम करेंगे। तो याद रखना, पहले ही राघवेंद्र राव, फिर कौन? नारायण भास्कर खरे, उसके बाद पंडित रविशंकर। पहली बार में कितने सीट में छत्तीसगढ़ में चुनाव? 9 सीट में, जिसमें से किसको हारेंगे? बाकी सारे को जीतेंगे। ठीक है। तो उसके बारे में आम चुनाव को देखेंगे 1937। फिर 1938 में किसान छुई खदान किसान। क्या? छुई खदान में किसानों के द्वारा किसान आंदोलन किया जाएगा। हम लोग सिर्फ किसान आंदोलन से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो किसान आंदोलन को ही अलग से पढ़ेंगे। छुई खदान किसान आंदोलन के नेता कौन? समारू बरई को याद रखना है। ठीक है। छुई खदान किसान आंदोलन नहीं, समारू बरई नहीं, श्याम नारायण मिश्र या हरसुल बोलेंगे इसको। ठीक है। 1938 में ही छुई खदान में ही जंगल सत्याग्रह भी होगा। इसके नेता कौन? समारू बरई। और छुई खदान लगान बंदी आंदोलन होगा। इसमें कोई विशेष नेता नहीं, सारे किसानों के द्वारा चलाया जाएगा। तो इस तरीके से कैसे छुई खदान में 3, छुई खदान किसान, छुई खदान जंगल और छुई खदान लगान। ठीक है। किंजल करके याद किए थे, किसान, जंगल और लगान। छुई खदान किसान में श्याम नारायण मिश्र या हरसुल, छुई खदान जंगल सत्याग्रह में समारू बरई और लगान बंदी किसानों के द्वारा। फिर 1940 में पहली बार गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाएगा। क्या? इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ये बोलेंगे एक काम करो, जो व्यक्ति जहां है जिस तरीके से इंडिविजुअल जैसा चाहे वैसा सत्याग्रह कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? व्यक्तिगत, अपने व्यक्तिगत स्वविवेक के अनुसार आप क्या करिए भाई? सत्याग्रह करिए। जहां हो जैसे हो सत्याग्रह करना है, जहां हो जैसे हो वहीं धरना देना है, जहां जैसे बैठे हो वहीं नारा लगाना है, जहां जैसे हो वहीं गिरफ्तारी देना है। समझ आ रहा है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ही याद रखना है। भारत देश में विनोबा भावे को याद रखना है और छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल को। कौन? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित रविशंकर
शुक्ल, ठीक बनेगा। फिर 1941 में सारंगढ़, सारंगढ़ के किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, याद रखना है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के द्वारा क्विक इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। इस भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया जाएगा कि गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दे देंगे, करो या मरो। अब तो ऐसा व्यक्ति भाई जो नॉन वायलेंस वाला है वो क्या बोल रहा है, करो या मरो। तो जैसे ही करो या मरो का नारा देंगे, भारत देश में क्रांतिकारी घटना बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा क्रांतिकारी घटना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ रायपुर के जेल में बम बना करके उसको फोड़ने का प्रयास करेंगे, कैदियों को छुड़ाने का प्रयास करेंगे, टेलीफोन तार को काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दुर्ग कचहरी में आग लगा देंगे, दुर्ग के नगर पालिका में आग लगा देंगे। अनेक जगहों पर जुलूस निकलेगा। 9 अगस्त 1942 को, कब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी के कारण, करो या मरो बोलते हैं ना, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही गांधी जी गिरफ्तार करते हैं, पूरे भारत देश की जनता पागल हो जाती। अलग अलग जगह पर 9 अगस्त 1942 को जुलूस निकले। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ जुलूस निकला और किन व्यक्तियों ने उसका नेतृत्व किया, इसको पूछेगा। 9 अगस्त 1942 बनेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन को छत्तीसगढ़ में देखना है। सबसे बड़ा आपको इधर लगेगा पढ़ने के समय ये असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो थोड़ा सा लंबा है, बीच में सविनय अवज्ञा थोड़ा लंबा है। फिर 1944 में कहाँ पहुंच जाएंगे, कांकेर के किसानों के द्वारा क्या किया जाएगा, सत्याग्रह किया जाएगा। कांकेर के किसान, इंद्रू केवट को याद रखना है। और भी व्यक्ति का नाम आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर 1946 में संविधान सभा जब बनने वाला था, हम देखो 1946 में एक संविधान सभा, भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है, समझ आ रहा है। और भारत देश के मुख्य लोगों का चुनाव किया गया और संविधान सभा बनाया गया। इस संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के 6 लोग भी इस संविधान सभा में शामिल रहे। कितने लोग, 3 ब्रिटिश प्रांत से और 3 देसी रियासत। कौन कौन थे सर, तो आगे बताऊंगा उसको। पंडित रविशंकर शुक्ल अगर लोग सब रहेंगे, ठीक। तो ये आपको याद रखना, कौन 6 लोगों का पूछा जाएगा विशेष रूप से, बनेगा। उसके बाद 1947 में भारत के साथ साथ जब छत्तीसगढ़ आजाद होगा, ठीक है, तो अनेक जगहों पर अब आजादी का तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगहों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। और कौन व्यक्ति किस स्थान पर तिरंगा झंडा फहराए, इसको आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आ जाएंगे 1948। 1948 में सारी रियासत जो है, 550 से अधिक रियासतें थी भारत देश में, और इन रियासतों को विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सचिव मेनन, और छत्तीसगढ़ में भी उस जमाने में 14 रियासत था। इन 14 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विशेष रूप से सारे लोग मिलेंगे और एक एक रियासत के राजाओं को समझाएंगे कौन रियासत का कौन राजा इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, उसको याद रखना है। तो ये जब इतना पढ़ लेंगे तब आपका इतिहास जो है कंप्लीट होगा। समझ आ रहा है। तो आज मैं आप लोग को बस ये बताया हूं पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ में भागीदारी। समझ आ रहा है। तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, याद करके आओ। मंडे जब अपन क्लास चलेंगे तो सबसे पहले संस्था देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का कोई एक भी टॉपिक इसमें कंप्लीट हो। कांग्रेस में ही टाइम लगेगा 2-3 दिन, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, प्री प्लस मेंस एक साथ 10 बार पढ़ने का काम नहीं करना, ठीक है। और जो बुक आप लोग को मिला है, जो नोट्स जिसमें प्री प्लस मेंस का क्वेश्चन है, उसको लिखते भी रहना है, ठीक है, बन जाएगा। तो चलिए, ऑनलाइन कोई डाउट।